नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रोडोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे पशुपालन का सबसे शानदार टॉपिक पशुओं में दुग्ध दोहन की विधियों के बारे में। इससे पहले की वीडियो में अपने बात कर चुके हैं पशुओं में सींग रोधन तथा पशुओं में आयु निर्धारण, एज डिटर्मिनेशन एंड डी हॉर्निंग इन एनिमल्स। इन सभी वीडियो के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इन वीडियो को देख सकते हैं। और आज अपने बात करते हैं पशुओं में दुग्ध दोहन की विधियां। तो चलिए शुरू करते हैं पशुओं में दुग्ध दोहन और उनके तरीके, मेथड्स ऑफ मिल्किंग। पशुओं में दुग्ध दोहन की विधियां। पशुओं में दुग्ध दोहन है ना, यानी कैसे मिल्किंग करते हैं पशुओं में और मिल्किंग के क्या क्या तरीके हो सकते हैं अपने लिए, वो सारी की सारी बात अपने करते हैं। अपने देखा होगा, चाहे अपने गांव में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, अगर अपने पशुपालन कर रहे हैं तो अपने पास पशु होंगे। पशुपालन कर रहे हैं तो ऑब्वियस है पशु होंगे, है ना। और दुग्ध जो निकालकर आर्थिक आय प्राप्त की जाती है, तो आर्थिक आय तो अपने प्राप्त कर ली दूध निकाल कर, लेकिन दुग्ध निकालने का क्या तरीका सही है, और अगर तरीका सही है तो कौन सा है, उन सभी के बारे में अपने बात करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है कि दुग्ध दोहन क्या है। सबसे पहले तो अगर अपने बात करें राजा कि दुग्ध दोहन है क्या। दुग्ध दोहन यानी गाय या भैंस ने दूणो आल्यो जाटू हिसाब में गाँव में बन गए क्या भाई 6 बज गया कह गाय ने दूह लियो, भैंस ने दूह लियो, भैंस को थापी मार के दूह लिए, और गा गा का न्याणो लगा लियो। अच्छा, न्याणा एक शब्द और आ गया साथ साथ ही, मैं नाम लिख देता हूं, न्याणा। न्याणा 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 क्या है भैया, आप गाया में लगाओ ना, एक रस्सी से बना हुआ उपकरण जिसकी आकृति कैसी होती है, 8 के आकार की। कैसा होता है, 8 अंक जैसा होता है। किसके अंक जैसा होता है, 8 अंक जैसा होता है, ठीक है ना। जिसे न्याणा कहते हैं। अपने राजस्थानी शब्दावलियों के अंदर जब अपने कृषि पर्यवेक्षक की बात करें, चाहे पशु परिचर की बात करें, या राजस्थान का ऐसा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसके अंदर राजस्थानी शब्दावली जोड़ी गई है, तो वहां से शब्द आते हैं न्याणा। न्याणा गायों में लगता है ना, दुग्ध निकालने के लिए, तो न्याणे की बात करते हैं, ठीक है। वैसे इसको एंटी काउ किकर भी बोलते हैं, पशुपालन की भाषा में इसको एंटी काउ किकर भी कहते हैं। एंटी काउ किकर, किकर किकर मतलब किक। अब किंकर बाग नहीं है खेत वाली, किकर मतलब किक मारने वाला। किक मारे, लात मारे, डांगर कहिया किया मारे के लात है, न्याणो लगा दियो के, है ना। और इया करके कस के बाद आकृति की सीव है 8 का आकार की। तो पेपर में क्या प्रश्न बनेगा, अले खड़ा पगी प्रश्न भाई जी गोडो मेल देगा मैं को प्रश्न पर। प्रश्न क्या आएगा कि न्याणे को क्या कहते हैं, एंटी काउ किकर कहते हैं। आकृति कैसी होती है, 8 आकृति की होती है ना। एंटी किक मारने के लिए अब जरूरी नहीं होता कि भाई धार निकालने खातर, टिक्को लगाने खातर भी अपन अगली रार लाता लगा के घेर दिया, है ना। इसी के साथ पहले भी मैंने बात किया, पशुओं को जमीन पर गिराना, गिराने की क्रिया क्या कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्टिंग। पशुओं को जब जमीन पे गिराते हैं ना अपने, चाहे मेडिसिन देने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए, कोई भी अपने प्रोसेस कर रहे हैं उनके साथ, चाहे खुर काट रहे हैं, सींग काट रहे हैं, जमीन पे गिरा दिया, उसको कहते हैं कास्टिंग। और जो न्याणा होता है उसको कहते हैं एंटी काउ किकर, 8 की आकृति का होता है। तो अपने बात कर रहे हैं कि दुग्ध दोहन है क्या, वे दूध गाने धुआं तो है क्या। पशुओं के अयनों से, पशुओं के अयनों में एकत्रित दूध को थनों के माध्यम से निकालना, थनों के माध्यम से निकालना क्या कहलाता है, बोलो, दुग्ध दोहन कहलाता है। जो अयन है, अयन का मतलब अडर भाग, जो ऊस है, अपा केवा नहीं कदी कदी कथर है जोटी पे लाने के काम आ, तो चुटा को ऊस तो इंगु डोक्स है क्या पे लाने के, है ना। ऊस को मतलब उगाड़ो। अपने जब गाय को भैंस को खड़ा देखते हैं तो उसकी पिछली टांगों से लेकर आगे वाले भाग तक एक बड़ी सी संरचना, थैली जैसी संरचना जिसको ऊस कहते हैं, और उसमें 4 थन लगे हुए आपको लटके हुए दिखाई देंगे। ऐसी स्ट्रक्चर अपने को नॉर्मली दिखाई देती है।
अपने अगर स्ट्रक्चर देखे जाए तो ऐसी अपने को एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, पूरी बड़ी ये संरचना, और इस संरचना के अंदर अपने को क्या दिखाई देंगे, थन दिखाई देंगे, है ना। तो ये ऊस वाला भाग, इसके अंदर जो एकत्रित दूध है इसको थन के माध्यम से निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, दुग्ध दोहन कहलाती है। यानी दुग्ध को दूना आपने गाँव में होवे नहीं, कदी कदी शाम ने 5-6 बजे जदे आपने जिया माता है, दादी है, जिया दूध काढ़न जावे लार ने नोरा में, तो कोई ताई तुई घर आवे जद कह भाई बेटा तेरी माँ खटे है, कह माँ तो ताई दूध काढ़े, जो ताई लार नहीं जाओगा, जो कह रुको रुको ताई लार ने ना जाओ, कह के बात कर, गा चमक जेगी मार ली, कह नहीं हाँ गा चमक जे, गा चमकते ही फिर दूध कौन देवे, दूध कौन दे ब्यादी मत जे, का कदी कदी के वे यहाँ इनले नोरे में दूध काढ़ता और परले नोरे में छोरा दड़ी खेलता, बे हमारा भैया टोरो टोरो मारती, दड़ी की है, दड़ी कोई बेर है भैया बाल्टी सा के दूध वाली, वह दड़ी सीधी गा के पगा मांगे ठा, बस दूध कट गयो, है ना। गा जे चिंगर और ब्यू ज्यादा चिंगर जे जुका दूध काढ़े बे, फिर जो को छोरो बोल लेना वे नी नोरा मुंह, बस बिंगो बे न्याणो ही लगा दे भी, नहीं हाँ इया पक्कम काम कर दिया। तो एक बात आई, उस बात से अपने बात करते हैं जी गा चमक गई, गा चमक गई मतलब गा अचानक क्या हो जाती है, अचंभित सी हो जाती है, क्या चीज आ गई, ऐसी कंडीशन के अंदर गाय दुग्ध देना बंद कर देती है। तो दो चीज आ गई, यानी 88% पकड़न खातर था मैं बात बताइए, इया को नहीं कि मैं यहाँ छुरली छोड़ दी थे को आहा गुरु जी ठाट को नहीं 2% निकले अठू। एक तो दुग्ध दोहन को प्रेरित करने वाला हार्मोन, यानी जब दुग्ध स्त्राव होता है तो उस दुग्ध स्त्राव के लिए हार्मोन कौन से जिम्मेदार है, और जब गावा चमकी नहीं तो दूध बंद हो गए देनो, तो कौन सा हार्मोन है, यानी दुग्ध को प्रेरित करने वाला और दूध को रोकने वाला हार्मोन, दोनों हार्मोन। जब जैसे अपने दुग्ध दोहन कर रहे हैं तो दूध निकालते समय स्त्रावित हार्मोन यानी दुग्ध जब स्त्राव करेंगे, जब दुग्ध निकालेंगे, और दुग्ध निकालने के लिए जो प्रेरित हार्मोन होगा, दुग्ध को प्रेरित करेगा, वो हार्मोन कौन सा राजा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण पशु में दुग्ध स्त्राव होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रेशर डालेगा दुग्ध नलिकाओं के ऊपर और परिणाम स्वरूप दुग्ध का स्त्राव होना प्रारंभ हो जाएगा। पहला प्रश्न भी चलो ठीक है, दुग्ध अब प्रश्न आ जाएगा दुग्ध को स्त्रावित करने वाला हार्मोन, तो अपने कौन सा लिखेंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जिसके कारण गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी दूध देगी, ऑक्सीटोसिन। अब अपा कहा जी बोल आगे लागी, कोई ताई आ गई, कोई अचानक कोई अनजान आदमी घरे आ गयो, डांगर चमक क्यों, दूध देना बंद कर देता है। अचानक डरने पर दुग्ध देने की जगह दुग्ध स्त्राव करो राजा, दुग्ध देने की जगह अपने कर सकते हैं दुग्ध स्त्राव बंद। अब ये जो दुग्ध स्त्राव बंद हुआ है, मतलब खोलो भैया चमक गयो बटा कहो केड़ंगो आ गयो रे, तो वो दुग्ध स्त्राव बंद हो गयो नहीं, तो भी बंद होने किसो हार्मोन करे, वहां होता राजा एड्रेनिल हार्मोन, ठीक है ना। जैसे अपने एड्रेनलिन ग्लैंड से स्टार्ट होता है वो एड्रेनिल, कौन सा हार्मोन है, एड्रेनिल के हार्मोन है, समझ गए बात क्या। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, वो तो प्रेरित करेगा या स्त्राव के लिए जिम्मेदार है, और दूध को रोकने के लिए बंद करने के लिए कौन सा होता है, एड्रेनिल हार्मोन। समझ गए बात क्या, ये ऑक्सीटोसिन हो गया और ये एड्रेनिल हो गया, समझे ना। हाँ तो ये बात अपने बात कर रहे थे कि जब दुग्ध स्त्राव होगा तो कौन सा हार्मोन है, ये दोनों ही पर्सन भाई जी मैं कहूं काती इंपॉर्टेंट है, काती जहर पर्सन। और हमेशा आप कोई भी पेपर उठा लेना, चाहे जेट का, आईसीआर का, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, हमेशा पूछा गया प्रश्न है पशुओं के अंदर दुग्ध के स्त्राव को प्रेरित कौन करेगा, कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। दुग्ध जब पशु के अचानक घबरा जाने पर, डरने पर, अचानक स्थिति उत्पन्न होने पर दुग्ध स्त्राव को जो रोक देता है वो कौन सा है, एड्रेनिल हार्मोन, ठीक है। या कहीं कहीं एड्रेनलिन भी लिखा होता है, एड्रेनलिन तो कोई दिक्कत नहीं, एड्रेनिल ग्रंथि
तो वहां से अपने पास एड्रेनल हार्मोन सिक्रीट हो गया। समझ गए बात ना। ये तो दो हो गए हार्मोन का स्राव, यानी जो अयन है उसके अंदर जो अडर भाग है, अयन के अंदर जो रक्त दूध है, उस दूध को थनों के माध्यम से जब अपने निकाल लेंगे तो उसको क्या कहते हैं, दुग्ध दोहन। दुग्ध दोहन के समय ऑक्सीटोसिन और एड्रेनल हार्मोन है, इन दोनों का स्राव होता है। दुग्ध स्राव को तो ये प्रेरित करेगा और ये रोक देगा। इसी के साथ मैंने कह दिया न्याणा, न्याणा को एंटीकाउ की कहते हैं, 8 की आकृति का होता है, पशुओं में लगाया जाता है। भैंसा में अपन देखा होगा, गांव में बैठा माऊ हुआ जी थापी मारा भैंस का, 2-3 थापी मारेगा दूध। अब थापी का उसके साथ अनुबंध कर दिया उन्होंने, कब भैंस पाउसी को नहीं थापी ढंगू लगा, है ना। हाँ, और गाया के अंदर या न्याणों गा लगे टोगड़ियो छोड़े, टोगड़ियो छोड़ते ही मैं ऑक्सीटोसिन स्रावित हो जाए, है ना। हाँ, ऐसी चीज होती है। इसके साथ 2 चीज और बता दूं, गाय को बछड़े के साथ, यानी ये ऐसे कह सकते हैं अपने जो बछड़ा है, देखो बछड़े को गाय के साथ, गाय यानी माता, खुद की माता यानी बछड़े की मां। अब बछड़ो हो सके या बछड़ती भी हो सके, यानी टोगड़ी टोगड़ती की हो सके, गाय बछड़े को गाय या मां के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है, सकलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, सकलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, सकलिंग। देखो साथ पालना, सैफ और साथ है, सैफ और सकलिंग। इसी के साथ दूसरी बात और देख लियो, बछड़े को गाय से अलग रखकर पालना क्या कहलाता है, विनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, विनिंग। 2 बातें अलग होगी लेकिन जरूरी है। गाय को जब बछड़े के साथ, यानी माँ और बेटा दोनों साथ साथ है, यानी जो बछड़ा है गर्भावधि के बाद, यानी बच्चा प्रसव के बाद जब बच्चा पैदा हो रहा है, चाहे वो बच्ची है, बच्ची है, पाडियो है, पाडकी है, की है, चाहे आपने उस बछड़े को, उस बच्चे को मां के साथ जब रखकर पाल लेंगे ना, इसको तो अपने क्या कहेंगे, सकलिंग। सैफ और साथ, सैफ और सकलिंग। और जद इन बछड़िया ने टोगड़िया ने ब्यांति न्यारो कर दिया माओ, इस क्रिया को क्या कहते हैं, विनिंग कहते हैं। ठीक है, समझ गए बात ना। तो इतनी की बात आप पढ़ ली। पहले अपने बात करें दुग्ध दोहन, हालांकि विद्या जब स्टार्ट करो भाई साहब अज तो फिल्म पड़ी है सारी, मैं इंट्रोडक्शन बताऊं, फिल्म चालू हो, हाँ पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या बात है, पशुओं के अनों में एकत्रित दूध को थनों के माध्यम से बाहर निकालना क्या कहलाता है, दुग्ध दोहन। दुग्ध दोहन को स्राव के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन ऑक्सीन, ऑक्सीन कह सकते हैं। पहला टिक्का कौन लगता डांगरा, कब पाउस है कोई टिक्को ले, टिक्को अब बैन कर दिए, ये टिक्को लगा के कर दियो प्रक्रिया। ऐसे महिलाओं में होता है, महिलाओं में प्रसव पीड़ा, जब महिलाओं में डिलीवरी हो रही होती है ना, तो डिलीवरी के दौरान जो पेट में दर्द होता है, प्रसव की पीड़ा होती है, उसका जिम्मेदार भी ऑक्सीटोसिन होता है। इसी के साथ महिलाओं में जो दुग्ध स्राव होगा उसके लिए भी ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार होता है ना। तो ये कारण होता है। और दुग्ध स्राव को बंद करने के लिए कौन सा है, एड्रेनिल हार्मोन। कौन सा है, एड्रेनिल हार्मोन। और गाय को बछड़े के साथ रख के पालना सकलिंग, और मां से अलग रख के पालना क्या होता है, विनिंग कहलाता है। ये 4 बातें आप तावड़ा तावड़ा लिख दो, कति फेरा पपड़ा विधि लिख दो भैया। ठीक है, तो अब देखो भैया इतनी तो बात अब पढ़ ली। ठीक है, कि सकलिंग क्या है, विनिंग क्या है, अयनों से दूध स्राव क्या है, एड्रेनलिन क्या है, ऑक्सीटोसिन क्या है ना। अब अपने बात करते हैं विधियां, किसके बारे में अपने बात करते हैं, विधियां। दुग्ध दोहन की रजा 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं अपने पास। 2 मेथड ऑफ मिल्किंग, दुग्ध दोहन कितनी विधि, 2 विधि रजा। पहली विधि भाई जी किसी है, पहली विधि तो है भाई जी मशीनों द्वारा। किसके द्वारा, मशीनों द्वारा दुग्ध दोहन, मशीनों द्वारा दुग्ध दोहन। और दूसरी है हाथों द्वारा दुग्ध दोहन, हाथों द्वारा दुग्ध दोहन। दोनों ही विधियां बारे में आप देखांगा कि भाई हाथों द्वारा दुग्ध दोहन किसी है, मशीनों द्वारा दुग्ध दोहन क्या है, दुग्ध दोहन के सिद्धांत क्या है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं मशीनों द्वारा दुग्ध दोहन। देखो रजा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, मशीनों द्वारा दुग्ध दोहन। पहली बात, बड़े
पशुपालन फार्मों या डेयरी फार्मों पर प्रयोग की जाती है। यानी देखो अब मशीनों द्वारा क्या होगा, अब यह है आपने एक ही गाय घरे, ठीक है भाई, एक एकांत रे दूध दे गिलासू दूध दे, तो मशीन तो लगानो रे अभी है ना, मशीन लगा गा भी मशीन में ही आ जाएगी सारी। समझ गए बात क्या, ज्यादा संख्या में पशु है, दूध काटने वाला एक आदमी, जो मान लो 100 गाय है, एक धनी है, अभी धनी तो दूध कौन कटा, तो धनी रह जो 2-3 गाय माई, उसके लिए अपने मशीनों का प्रयोग किया जाता है। मशीन एक समय में एक साथ 10 गायों का दूध दोहन कर देगी, समझ गए, एक कर में। अरे अठे एक करो जिसका मेरे तो हाथ कुलन लाग गयो इंगा, तो कह थन चिड्डा है रे भेज का, तो ये है ना, हाँ ठीक है। देखो तो फिर डेयरी फार्मों पर किया जाता है। दूसरी बात, एक मिनट में मशीन द्वारा 1.5 से 2 लीटर दूध निकाला जाता है। 1 मिनट में कितना निकाला जाता है, 1 मिनट में 1.5 से 2 लीटर दूध मशीन निकाल लेती है। अब मेन पर्सन, दबाव, प्रेशर कितना होता है, दबाव देखो मशीन में राजा दबाव कितना होता है, 280 से 360 mmHg, मिलीमीटर पारा या मिलीमीटर मरकरी। देखो दबाव, देखो उस मशीन में जो प्रेशर लगता है ना, वो प्रेशर कितना, मतलब दूध खींचा हो तो 280 से 360 mmHg लगता है। अब इसमें भी 2 भाग है, गाय में ये प्रेशर रह जाए, गाय में 280 से 320 mmHg, तथा भैंस में यह प्रेशर यानी बफेलो बुबेलिस में 320 से 360 mmHg लगता है। ये प्रेशर लगता है। प्रश्न ये आता है कि दुग्ध दोहन के समय मशीन के अंदर कितना प्रेशर लगता है या कितना प्रेशर होना चाहिए, तो अगर सीधा प्रश्न आ जाए तो 280 से 320 mmHg, मिलीमीटर दबाव लगता है पारा, मरकरी, एचजी का मतलब है मरकरी या पारा। 1 मिलीमीटर का इस हिसाब से, फिर जितना जितना मिलीमीटर होगा उस हिसाब से इतना लगता है पर 280 से 360। गाय में लगता है 280 से 320 और भैंस में लगता है 320 से 360। ये लगता है राजा प्रेशर, किसमें, दुग्ध जो मशीन है इस मशीन के द्वारा। अच्छा, जो मशीन है, मशीन चलाने के लिए जो व्यक्ति है ना, वो बड़ा अनुभवी होना चाहिए। अभी कोई आड़ू आदमी ने मशीन पकड़ा दी, नेवे वो लगा के बैठ जे दूध काट लियांगा जाने सारो आज ही काट दिया, रक्त का स्त्राव भी खींच लेता। मशीन ने तो ठा को निकाल के पीड़ हुए को नहीं हुए, लगा के भूल गया 2 मिनट दौड़ेंगे, रोल की दौड़ कर देगी, है ना। सामान्य तो अपने नॉर्मल अगर पूछते हैं औसत दुग्ध दोहन की क्रिया कितने मिनट की होती है, हाथों द्वारा औसत पूछा जाता है तो अपने पढ़ते हैं 5 मिनट। ये कब होगी 5 मिनट, जब देखो अब कई गाय की ऐसी नस्लें जो बहुत ज्यादा दूध उत्पादन करती है, जैसे अपने पढ़ते हैं एचएफ नस्ल, होल्स्टीन फ्रीजियन पढ़ते हैं, जर्सी पढ़ते हैं, ब्राउन स्विस, करन स्विस, फरन स्विस, ऐसे पढ़ते हैं। और इधर पढ़ते हैं अपने गिर पढ़ते हैं, राठी पढ़ते हैं ना, ऐसे पढ़ते हैं, सीसा गिरा दे, सिंधी, गिर, राठी, देवनी, साहिवाल, ऐसे पढ़ रहे हैं अपने। तो कुछ गायें की ऐसी नस्लें जो दूध बहुत कम दे रही है, कुछ भैंसों की नस्लें भी हैं दूध कम दे रही है, ज्यादा दे रही है, उस स्तर पर अपने ये काम करना पड़ता है। इया कोई मिरियो खंड दूध दे मशीन लगा के जाग फिंका दो गा भैया, इया का भाई जो के लगा दियो, हाँ समझ के बात है ना। तो बड़े स्तर के ऊपर दुग्ध उत्पादन करने वाले जो नस्लें हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो जो प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा, 280 से 360 mmHg लगता है। ये बड़े डेयरी फार्मों पर की जाती है। और मशीन चलाने वाला क्या, अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होता है। हालांकि ये लाइन पेपर में नहीं पूछी जाएगी, अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता, समझ गए बात क्या। तो ये चीज इसके अंदर आती है। अब पेपर में या कोनिया किसकी आवश्यकता पड़ती है, ईशा पर्सन कोनिया पर्सन होगा भाई जी था 2 बता दिया मोटा मोटा, लो जाटू साहब है अपने,
समझ गए बात क्या? तो ये इतना 1 मिनट के अंदर आपको 1.5 से 2 लीटर दूध निकाल देगी। अब जैसे कोई गाय है वो 5 लीटर दूध दे रही है, तो आपको पता है 2-2.5 मिनट के अंदर अपना काम है हो जाएगा, सामान्य औसत स्पीड है। और एक बात और बता दूं, औसत दुग्ध दोहन की प्रक्रिया कितने मिनट की होती है? 5 मिनट की होती है। औसत दुग्ध दोहन की अपने प्रक्रिया की बात करें तो कितने मिनट की है? इन्नू कर लो फिर, यहाँ कैसे तो 4 के दीजिए थारो ही कोई ठाक। कितनी है? शाबाश, 5 होती है। तो ये तो हो गया मशीनों द्वारा। किसके बारे में बात करें? अपने मशीनों द्वारा। समझ गए बात क्या? अब अपने किसके बारे में बात करेंगे? हाथों के द्वारा दुग्ध दोहन। ठीक है, इसमें 2 बातें को लिखनी है तो जल्दी जल्दी लिख दो। ठीक है, अब अपन बात करेंगे दुग्ध दोहन की हाथों द्वारा विधि। कौन सी विधियां? हाथों द्वारा दुग्ध दोहन। किसके द्वारा? हाथों द्वारा, बाय हैंड, हाथों द्वारा दुग्ध दोहन। देखो राजा, हाथों द्वारा अगर दुग्ध दोहन की बात की जाए तो पहले नंबर पर आती है अपने अंगूठा विधि। कैसी विधि? अंगूठा विधि, थंब मेथड। देखो राजा, सबसे दोषपूर्ण विधि लो, पहला इनको पक्का में काम कर दिया, आप बात चालू करनो पहला खत्म कर दिया। दोषपूर्ण विधि है। देखो, दोषपूर्ण विधि कैसे होती है? इस विधि के अंदर जो थन है, जो टैट्स है, इन थनों के अंदर क्या किया जाता है? जो मुख्य थन होगा, इस थन के चारों तरफ सारों ज्यादा, मतलब गांव में अपने मावा, ताइया, दादी, चाची आई विधि पकड़ा है, पकड़ो थन और चढ़ चढ़ चढ़। इसमें क्या होता है? जो थन होता है ना, इस थन को अंगूठे के साथ और चारों उंगलियों में से दबा रहे, अब खींचा जाता है। सारों भाईजी पशुपालन का सारों रद्दी विधि है। इस विधि में रद्दी, समझ राज्य हो रहे हैं। देखो रद्दी विधि मतलब इसमें क्या होता है? इस अंगूठे का क्या होता है? प्रेशर पड़ता है और इया खींचा, इस अंगूठे का दबाव लगेगा ना थन के ऊपर, तो थन में गांठें पड़ जाती है। गांठ पड़ जाएगी, गांठ पड़ जाएगी तो गांव का ओग्यू पाकगी। ओग्यू मतलब गांठ, मतलब रस्सी पड़ जाती है, थनेला रोग होने की संभावना रह जाती है। तो दोषपूर्ण विधि है। ठीक है, कौन सी विधि? अंगूठा विधि। समझ गए बात ना? सबसे दोषपूर्ण विधियों की बात की जाए तो अपन किसकी बात करते हैं? अंगूठा विधि कहते हैं। ठीक है ना, अंगूठा विधि है, दोषपूर्ण विधि है। इसके अंदर अंगूठा प्लस चारों अंगुलियों के बीच थन को दबाया जाता है। समझ गया बात के? तो अब तो है किसी विधि अंगूठा विधि, है ना? स्क्रीन पे भी देख लो। अब स्क्रीन पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है डायग्राम, बढ़िया शानदार सी फोटो, इस फोटो में देखो आप अंगूठो लगा रखे थन के कने और एन प्रेशर कर रखे। इससे जो अंगूठे का जो प्रेशर है ना वो लग जाता है थन पे, इससे थन में गांठें बन जाती है, रक्त स्त्राव होने लग जाता है, गांठों बनने के बाद दुग्ध अंदर जमा होने लग जाता है और थन खराब हो जाते हैं कभी कभी, तो इस रोग के कारण उग्र अवस्था होने पर। ठीक है ना, ऐसी अवस्था। 2 नंबर आती है चुटकी विधि। ठीक है ना, ये चुटकी छोटे भीम वाली नहीं है, चुटकी विधि। कौन सी विधि? हाँ, चुटकी विधि। देखो, चुटकी विधि में क्या होता है? अंगुलियों के बीच में, इन अंगुली, अंगूठा और अंगुली के बीच में थन को पकड़ के दूध निकाला जाता है। अब थन में देखो लो, अब भैंस को दूध तो यहाँ को निकले। तो अब देखो, छोटे थनों वाले पशुओं में, छोटे थनों वाले पशुओं में, जिन पशुओं के थन छोटे हैं, छोटे छोटे थनांग, छोटे थन वाले पशुओं में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए, अब जो बकरी, बकरी का थन छोटा कौन है भाजी? जोड़ी बांडड़ी देखी को नहीं क्या थारी? चालती बकरी को जोड़ी बांडे, क्योंकि बकरी तो यहाँ मुंह लारे करे और दूध पीजिए आपको, आप पी, गा भी पीजिए। गायों में थन छोटे होते हैं। ठीक है ना, और इसके अलावा अपने गायों के थनों को जब अपने पकड़ेंगे तो आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो छोटे थन वाले जो भी पशु होंगे, छोटे थनों वाले पशुओं में आसानी से दुग्ध का दोहन किया जा सकता है। कुछ एक ऐसे भी होते हैं, जैसे अपने देखा कुत्तों के अंदर अगर बात की जाए तो जो कुतिया होती है उनके ऐनों को भी अपने आसानी से, अब कुतिया का दूध मनुष्य के पीने के लिए नहीं, कुछ एक बार ऐसा होता है कि जो कुतिया होती है उससे बच्चों को अलग रख के पाला जा रहा है, तो उसका दुग्ध निकाल के वो बच्चों को पिलाया जाता है।
तो छोटे जिनके थन होते हैं उन थनों में किस विधि का प्रयोग करेंगे अपने, चुटकी विधि के अंदर। ठीक है, पेपर में अगर प्रश्न बनेगा तो बनेगा, ज्यादा कोई चांसेस नहीं है। इतना पूछ सकता है छोटे थनों वाले में कौन सी है, दोषपूर्ण विधि कौन सी है। अंगूठा विधि की बात कर ली, चुटकी विधि की बात कर ली, तीसरी बात करते हैं अपने पूर्ण हस्त विधि। कैसी विधि, पूर्ण हस्त विधि, कंप्लीट हैंड मेथड। अब कंप्लीट हैंड में आ विधि रहेगी भाई जी, अंगूठो ऊंचो ओ जी थन है इन इया पकड़ लियो बस। अब इया दार कटेगी इया, ले भाई बद्दी बाल्टी, क्या बात है, जड़ जड़ जान दो भैया, शाबाश बहुत बढ़िया। पूर्ण विधि में क्या करेंगे, ये जैसे अपने अयन होगा इसको ऐसे दबाएंगे, अंगूठो मोड़ांगो नहीं, अंगूठो ऊंचो रहेगा, अब इसको ऐसे खींचा जाता है। ठीक है, सबसे अच्छी विधि, सबसे अच्छी विधि कह दो, हाँ सबसे अच्छी विधि स्लैश बढ़िया स्लैश शानदार, और की नाम याद आवे तो लिख दियो, जितना ही न थे वे देश को नहीं पंप मार को बिता पंप मार दो। यानी दुग्ध दोहन की विधियों में सबसे अच्छी विधि की बात करी जाए पूर्ण हस्त, कंप्लीट हैंड मेथड मानी जाती है, समझ गया। पूर्ण हस्त का अपने यूज करेंगे। ठीक है, बड़े थनों वाले पशुओं में लाभदायक किसी रोग की संभावना नहीं। काटो मारो नहीं में, काटो मतलब नहीं हुआ, कोई भी रोग की संभावना नहीं होगी। रोग की संभावना मतलब कोई गांठ कौन पड़ा की कोनिया बाजी गा सजरी खड़ी रहे किले माए तो काट लो दूध, समझ गया बात क्या, हाँ वेरी गुड भैया, गा सुखी रहे, समझ गए ना। कौन सी विधि में, पूर्ण हस्त विधि की बात करें, किसकी बात करें, पूर्ण। कितनी विधि पढ़ ली भाई जी, 3। पहली अंगूठा विधि, अंगूठा, दूसरी चुटकी विधि, तीसरी कंप्लीट हैंड पूर्ण हस्त विधि के बारे में बात करें। आगे बात समझ में क्या, 3 विधियों के बारे में अपने बात कर ली। पहली अंगूठा विधि, चुटकी विधि और पूर्ण हस्त विधि के बारे में, जिसमें दोषपूर्ण विधि अंगूठा विधि, सबसे अच्छी विधि सर्वोत्तम विधि पूर्ण हस्त विधि, छोटे थनों वाले मध्यम आकार के थनों वाले पशुओं प्रयोग की जाने वाली चुटकी विधि का प्रयोग करते हैं। समझ के बाद क्या, तो मशीनों द्वारा दुग्ध हो गया, दूसरा अपन कर लिया किसके द्वारा, हाथों के द्वारा। अब अपने बात करेंगे दुग्ध दोहन सिद्धांत के बारे में, कि दुग्ध दोहन का सिद्धांत क्या है, कैसे दुग्ध आएगा कैसे नहीं, वो सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं, लिखोगे क्या, लिख लो, सामान्य बात है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। थनों में पशुओं में यानी रोग इसके द्वारा हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब अपने बात करेंगे दुग्ध दोहन के सिद्धांत के बारे में। अभी तक तो अपने बात किसकी कर ली, दुग्ध दोहन की विधि, यानी विधि क्या होती है, कैसे दुग्ध दोहन करें, मशीनों द्वारा अपनों ने पढ़ लिया, और दूसरा कौन सा पढ़ लिया, हाथों के द्वारा दुग्ध दोहन अपनों ने पढ़ लिया। अब अपने बात कर रहे हैं दुग्ध दोहन का सिद्धांत, प्रिंसिपल कैसे काम कर रहा है, यानी दूध कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, कहाँ एकत्रित हो रहा है, कहाँ क्या प्रेशर लग रहा है, कौन सा हार्मोन लग रहा है। देखो राजा, ये थोड़ी सी बातें एक दूसरे के साथ अटैच होगी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। सिद्धांत की बात कर रहा हूं मैं, प्रिंसिपल कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ मिल्किंग, दुग्ध दोहन का सिद्धांत। अब अपने देखो पशुओं में, अपने अगर बात करें पशुओं में 4 थन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 4 थन पाए जाते हैं। मुख्यतः अपनों ने जब दुग्ध दोहन की बात करते हैं तो अपने लिख दिया गाय भैंस। मुख्यतः अपने किसकी बात करें, गाय भैंस में 4 थन पाए जाते हैं। अब इस बात को आप ऐसे समझते रहना, एक के साथ कड़ी होगी। मैं यहां लिख रहा हूं 1 थन, इस थन में आपको 2 चीजें देखने को मिलेगी, एक तो थन नलिका और दूसरा थन सिस्टर्न। एक थन नलिका और दूसरी क्या होगी, थन सिस्टर्न। ये उस पूरे अयन की बात कर रहा हूं मैं, इनकी बात करूं भाई जी,
आज को ओ अड्डर भाग है, ये अड्डर भाग से ऐसे जी थन निकले हुए ना। अब इस थन में क्या क्या चीजें हैं, यहां से अपन ने कह दिया दुग्ध स्त्राव हो जाएगा। अब जिया में हटा था बाल्टी कोर दी, ठीक है, इसी हो गई बाल्टी, इं हो बाल्टी, चलो आ बना दी बाल्टी, एक ऊंटिया बाल्टी का। अब आ बाल्टी दूध भरीजेगी, तो ये भरीजण पहला इंगमा के रोल की दौड़ होगी। बात देखो, एक थन में दो चीज बताई, पहला एक थन नलिका और एक थन सिस्टर्न। थन सिस्टर्न ग्रंथि सिस्टर्न में जाकर खुलती है। समझ गए बात क्या? अब ये जो थन सिस्टर्न है वो किम आगे खुले, ग्रंथि सिस्टर्न में, मतलब काफी सारी छोटी 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 छोटी। अब ये जो थन सिस्टर्न है, ये पतली 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 भी छोटी छोटी ग्रंथियां ग्रंथि सिस्टर्न में आके खुलती है। ग्रंथि सिस्टर्न अंडाकार स्लैश गोलाकार संरचना युक्त रिक्त भाग है। कैसा भाग है? रिक्त भाग है, खाली भाग है। देखो दो भाग है, थन नलिका थन सिस्टर्न। थन सिस्टर्न कहां जाके खुलते हैं? ग्रंथि सिस्टर्न में। ग्रंथि सिस्टर्न अंडाकार गोलाकार या संरचना युक्त भाग है, जिसमें 500 से 600 ml दुग्ध संग्रहण क्षमता। 500-600 ml दुग्ध संग्रहण की क्षमता किस में होती है? ग्रंथि सिस्टर्न में। अब आ समझ गया कि अच्छा ठीक है, आगे और देखो, जो ग्रंथि सिस्टर्न है इसमें 12 से 50 दुग्ध नलिकाएं आकर खुलती है। अब देखो भाई जी, जमा काती लाइन टू लाइन चालन लाग रहा, जमा हलन को काम ही को नहीं। पहली बात करी थन कितना हुआ, आप कह दे 4। अब एक की बात कर ले, थन सिस्टम में थन में दो चीज हुए, एक आप कह दी थन नलिका लंबी ट्यूब, एक हुआ थन सिस्टम। थन सिस्टम आगे खुल जाओ ग्रंथि सिस्टम में। ग्रंथि सिस्टम अंडाकार सी संरचना है, खाली जगह खाली है, जो दूध रहेगो। तो भी मैं 500 कह जी 600 ml दूध है, तो दूध आयो खटू, दूध आयो भाई जी दूध नलिका, दूध नलिका हुआ 1250 तक, 1250 पतली 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 नलिका आगे दूध छोड़ दियो इनमें, ठीक है। 1250 दूध नलिका छोड़ेगी, 500-600 ml दूध संग्रहण करने का सामर्थ्य रखता है। ये दुग्ध नलिकाएं, ये जो दूध नलिकाएं हैं पतली पतली संरचनाएं होती है, जिनके शीर्ष पर लोब्यूल पाए जाते हैं, लोब्यूल पाया जाता है। अलग बात आ गई एक, ठीक है। ये जो दुग्ध नलिकाएं पतली पतली, इनके शीर्ष भागों पर, जैसे मान लीजिए ये दुग्ध नलिकाएं होंगी ना पतली पतली, ये होंगी शीर्ष भागा पर, ये छोटी 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 संरचना होगी, इनको लोब्यूल कहते हैं। और यही लोब्यूल किसका निर्माण करते हैं? एल्वियोलाई का निर्माण करते हैं। एल्वियोलोब, ठीक है। जैसे लोब्यूल है तो एल्वियोलोब का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एल्वियोलोब का। और प्रश्न आता है, दुग्ध दोहन की मुख्य इकाई कौन सी है? एल्वियोलाई कह दो या एल्वियोलोब कह दो, इसको ऐसे लिख लो, एल्वियोलाई लिख दो राजा, एल्वियोलाई, ये ल है, इसको पूरा लिख दो, चलो एल्वियोलाई है, ठीक है। यहां नाम और लिख देता हूं मैं, ये दुग्ध दोहन की यूनिट है, यूनिट इकाई। तो दो तीन बातें हैं, दुग्ध दोहन की जो यूनिट है इकाई कौन सी है? वो तो है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई मुख्य होती है, वहां से आके अब दुग्ध का स्राव होगा, मुख्य यूनिट यही काम करती है। अपने पहले से बात करें, देखो थन में दो चीजें थी, थन नलिका, थन सिस्टम। थन सिस्टम ग्रंथि सिस्टम में खुलेगा, ग्रंथि सिस्टम गोलाकार अंडाकार युक्त संरचनाएं होती है,
और जिसमें रिक्त भाग होता है 500-600 ml रक्त रह सकता है, सॉरी रक्त नहीं, दूध आ जाएगा। यही 12 से 50 तक रक्त दुग्ध नलिकाएं आएंगी, कुपिकाएं आएंगी, वो आकर इसमें खुलेंगी। ये आगे से पतली अंडाकार संरचना लोब्यूल कहते हैं, और यही लोब्यूल बड़ी बड़ी संरचना बनकर क्या बना देती है, एल्व्यूलोई का निर्माण कर देती है। एल्व्यूलोई का मतलब होता है भाई जी देसी भाषा में कुपिकाएं, एल्व्यू कुपिकाएं, कुपिकाएं मतलब कूंपली कोनी है मेहंदी बनने वाली विसी विसी कूंपली, कूंपली की सीख इसी कूंपली एल्व्यू इसी है के मेहंदी बांटने वाली, हाँ वैसी एल्व्यूलोई या कुपिका का निर्माण कर देती है। एल्व्यूलोई या कुपिका का अब इन दबावांगा जब कुपिका पर अठू दाब लगो वहां पर इया करके दूध आओगे थन सिस्टर्न में, समझ के बात क्या, थन सिस्टर्न से होता हुआ, थनों से होता हुआ ऐसे दूध निकलेगा। ये सारा का सारा जो चक्कर है वो दुग्ध सिद्धांत पे काम करता है। ये दुग्ध सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ मिल्किंग। इया दूध निकले, इया गोनिया या खेंचार थनर चालो जी दूध बाल्टो, इया गा बाल्टो कोन बहुत मोटी प्रक्रिया है। अरे समझ गया के, अरे तो बोल लो ते शाबाश भाई, बहुत ही बढ़िया, शाना टाबर हुआ तो इच्छा हुआ मैं को नहीं तो तैयारी करने वाला टाबर ही ना हुआ। हाँ शाबाश भाई, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। मैं कहूँ भाजी कति गोडो मेल देंगा हलन को दिया पर्सन आओ तो टो या नहीं तो फिर आवा ही को नहीं लियो, समझ गया के बात, ठीक है। तो पशुओं में दुग्ध दोहन 4 थन थे, थन नलिका, थन सिस्टर्न, ग्रंथि सिस्टर्न में जाके खुलेगी। ग्रंथि सिस्टर्न गोलाकार अंडाकार एक रिक्त भाग जिसमें 500-600 ml दूध इकट्ठा हो सकता है। अब दूध इकट्ठा हो से दूध ले आयो कौन, दूध नलिकाएं। ये नलिकाएं पतली पतली संरचनाओं में बदल जाती है, जिनके शीर्ष भाग पर एक अंडाकार संरचना होती है जिनको लोब्यूल कहते हैं। यही लोब्यूल संरचना क्या एल्व्यूलोई का निर्माण कर देती है, कुपिकाएं कर देती है। प्रश्न आता है दुग्ध सिद्धांत की या दुग्ध की जो इकाई है, मुख्य दुग्ध दोहन की यूनिट है, दुग्ध दोहन की इकाई किसको कहते हैं, तो कुपिकाओं को या एल्व्यूलोई को दुग्ध दोहन की इकाई कहते हैं। इसके अलावा एक बात नोट डाल के लिखा देता हूं मैं, यहां लिख दूं क्या, यहां लिख देता हूं, थन नलिका से थोड़ा सा ऊपर तो समझ आ जाएगा, थन से यहां लिख देता हूं, ये थन नलिका लिख ही देता हूं। यहां पे एक नोट देख लो भाई जी, नोट ऐट है 2000 को नोट जो बंद हो वो ही है वट है। देखो अपने अगर बात करें ना 1 ml दूध के लिए, 1 ml दूध के लिए जो 1 ml दूध है अपने, उस 1 ml दूध के लिए 500 ml रक्त का पुनः चक्रण होता है। यानी 1 ml दूध इकट्ठो से भी 500 ml रक्त है वो चक्कर लगा वो पूरे सिस्टम में, जब जाके वो 1 ml दूध तैयार करते हैं। आजकल जैसे अपने पढ़ते हैं ना, कुछ एक लोग वैष्णव है, वैष्णव मतलब नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, वेजिटेरियन पे रहते हैं। कुछ एक वीगन भी आते हैं आजकल, जो पशुओं से निर्मित कोई आइटम नहीं खाते, केवल वनस्पति से निर्मित आइटम खाते हैं। वो कहते हैं अगर दूध भी पी रहे हैं तो उसमें भी गाय की बॉडी का कुछ ना कुछ पार्ट आ रहा है, भैंस का दूध पी रहे तो उसकी बॉडी का रक्त से संबंधित कुछ ना कुछ चीज उसमें आ रही है, तो वो नहीं पीते, वो कहते हैं ये भी नॉनवेज है। लोगों का उनका मानना है, इसको वीगन्स बोलते हैं, जो ऐसी चीजों का सेवन नहीं करते, दूध से संबंधित, पशुओं से संबंधित किसी भी चीज का आइटम वो खाते ही नहीं है ना। ऐसे अपने पढ़ते हैं ना हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ऐसे जैसे सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, अब एक वीगन और है, वो कुछ ही नहीं खाते इनसे संबंधित। तो अपन कह रहे हैं ना जैसे रक्त आ गया तो वो रक्त का पुनर्चक्रण हो रहा है, कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, तो ऐसे कारण कह देते हैं। तो 1 ml दूध एकत्रित होने के लिए, दुग्ध के सिक्रीशन के लिए 400 से 500 ml रक्त के आसपास उसका पुनर्चक्रण होता है। तो ये बात थी किससे संबंधित, दुग्ध दोहन से संबंधित। अपने बात करी रह जाए दुग्ध दोहन की परिभाषा, जो अयन है अयन में एकत्रित दूध थन से निकाल देंगे। 2 विधियां पड़ी, एक अपने पड़ी मशीन द्वारा, दूसरी अपने पड़ी हाथों के द्वारा। हाथों में अपने अंगूठा विधि, चुटकी विधि, पूर्ण हस्त विधि। मशीनों के अंदर अपने पड़ा 280 से 360 mmHg प्रेशर लगेगा, 1 मिनट के अंदर अपने 1.5 से 2 लीटर दूध निकाल देंगे। ये बातें पड़ी। फिर दुग्ध दोहन के सिद्धांत पड़े, जिसमें थन पड़े, थन में थन नलिका थन सिस्टर्न पड़ी, थन सिस्टर्न ग्रंथि सिस्टर्न में खुलेगा, ग्रंथि सिस्टर्न के अंदर जैसे ग्रंथि सिस्टम था, इसके अंदर नलिकाएं आकर खुलेगी जो दुग्ध स्राव करती है। ये 500 ml रक्त
दुग्ध एकत्रित कर लेगा। रक्त नाम इसलिए आ रहा है बार बार क्योंकि रक्त का यूज होता है वहां पे, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा भैया, यहाँ पर ये लोव्यूल बन जाएंगी। ये लोव्यूल बड़ी बड़ी संरचनाएं बनाते हैं जिन्हें कुप्पिकाएं या एल्वियोलाई कहते हैं, और यही कुप्पिकाएं दुग्ध दोहन की मुख्य इकाई है। तो ये बात थी भाई जी दुग्ध दोहन और दुग्ध दोहन से संबंधित पूरी विधियां और उसके सिद्धांत। तो इन सभी के आप शानदार नोट्स बनाइए, शानदार इनको लिखिए, शानदार आप पढ़िए। जितनी शानदार मेहनत होगी परिणाम उससे दुगना शानदार आएगा। समझ के बात ना। तो जीवन में कैसी व्यवस्थाएं आए, कैसी परिस्थितियां आए, लोग क्या कहें क्या ना कहें, आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करनी है, और आप मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल आप ही होगे। लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, अगर आप सफल नहीं हुए तो लोग इं ही कहेगा भाई जी वो पढ़ो को नहीं हो, इनकी ठाई को नहीं, ए फिर रोल के, चाहे आपने कितनी मेहनत क्यों न की हो। ये आपको पता है, एक जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा होता है ना, उसको पता होता है कि वो किस लेवल तक पढ़ रहा है। किसी कारणवश अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता तो समाज उसको मेडल बनाने में देर नहीं करता कि ये तो रोड फिरता है, तो पढ़िया को नहीं, रन तो ठा को नहीं, फलानिया गोग्यो, पूंछड़िया गोग्यो, ढिमकड़िया गोग्यो। समझ के बात क्या। पर इंगो को नहीं हो, पढ़े को नहीं कहे। पर उस कोने में बैठे, उस रूम में बैठे एक विद्यार्थी की आत्मीयता के ऊपर ये आघात होता है, कितनी पीड़ा होती होगी उसको ऐसे सवालों को जब सुनता है। ये समाज केवल उन्हीं लोगों को तवज्जो देता है जो आज प्रसिद्धि है उनके पास, उपलब्धि है उनके पास, या उन्होंने कुछ कर रखा है। समझ के बात है ना। तो जीवन में कैसी परिस्थितियां आए जाएं, अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो इस संसार में आपके लक्ष्य से बड़ी कोई वस्तु दूसरी नहीं होनी चाहिए। चाहे वो विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण हो, चाहे आपका किसी पैसे के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति आपका आकर्षण है, और अगर वह आकर्षण आपके लक्ष्य से बड़ा है तो फिर आपके लक्ष्य में दम नहीं है। आपने अगर तैयारी कर रहे हो तो आपका लक्ष्य सबसे बड़ा है, सर्वोपरि है। अगर आपका लक्ष्य किसी सामान्य वस्तु मतलब किसी मित्रवश होकर, किसी विपरीत लिंग के प्रति होकर, किसी सामान्य पुरुष के प्रति, या किसी वैर भाव इनसे अगर वो डगमगा गया, बाहरी आघातों से डगमगा गया, बाहरी परिस्थितियों से डगमगा गया, बाहरी वातावरण से डगमगा गया, बाहरी विचारों सुनने सभी से अगर डगमगा गया, तो आपका लक्ष्य कमजोर है। तो जीवन में जब आप लक्ष्य का निर्धारण करें तो आपका लक्ष्य इतना सटीक हो कि कैसी विषम से विषम परिस्थितियां आए जाएं, आप अपने लक्ष्य के प्रति इतने अडिग रहें, इतने अटल रहें, इतने व्यवस्थित रहें कि डगमगाएं नहीं, और आप सफल जरूर होंगे, जरूर होंगे और जरूर होंगे। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।